डियर फ्रेंड्स, हम लोग HCS मेंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि अभी इसके प्रीवियस वीडियो में नवीन सर ने डिस्कस किया है, नवीन मोर सर ने, कि किस तरह से इस एग्जामिनेशन का पैटर्न आपका चेंज हुआ है और उसमें हरियाणा स्पेशल का क्या इम्पोर्टेंस है। तो वी एज अ ग्रुप ऑफ टीम ऑफ 5 to 6 experts are trying to maximize the output from your side, and we just make sure that you are get selected in this coming mains examination. तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप लोग बड़े अच्छे नंबर से मेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करें, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड टीम आपकी है लगभग 6 एक्सपर्ट्स की, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में गाइड करेंगे। मेरा जो एक्सपर्ट एरिया रहेगा वो GS पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस में आपका रहेगा। तो चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। हरियाणा स्पेशल नवीन मोर सर पढ़ाएंगे। पॉलिटी गवर्नेंस का जो मेजर सेक्शन, इंटरनल सिक्योरिटी का जो मेजर सेक्शन है वो मेरा डायमेंशन आपका रहेगा। जो हिस्ट्री का मेजर एरिया रहेगा वो संदीप सर आपका कराएंगे, संदीप पराशर सर आपके कराएंगे। और साइंस टेक आपके जो मेजर एरिया रहेगा शुभम सर कराएंगे। अंकित सर आपके एथिक्स के कुछ सेक्शंस लेंगे। और ये जो आपके GS पेपर 1 जो 2, 3, 4, 4 आपके हैं, साथ में आपके 2 पेपर और आपके रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 नंबर का वेटेज इनका भी है, तो इसके लिए भी स्पेशल टीचर आपके रहेंगे। तो ये जो चारों आपका पेपर है, 4 GS के पेपर प्लस 2 आपके हिंदी और इंग्लिश, ये टोटल मिला के 600 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जामिनेशन रहेगा। और पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न पे इसको बनाया गया है। हालांकि हर एक पेपर में जो हरियाणा स्पेशल रहेगा उसकी भूमिका बनी रहेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इंग्लिश हिंदी के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर आपका रहेगा, और जो आपका GS पेपर 1 है जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये जो मेजर सेक्शन है संदीप सर का रहेगा, जो आपको ये सारा डायमेंशन पढ़ाएंगे। इसमें फिर आप देखिएगा कि जो सेकेंड सेक्शन आपका रहेगा GS पेपर 2 जो पॉलिटी गवर्नेंस सोशल जस्टिस IR, ये सेक्शन मेरा रहेगा। तो इसमें कुछ बातें देखने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह के सवाल आपके जो हरियाणा के मेंस में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इस सिलेबस को थोड़ा सा एक बार डिस्कस किया जाए और समझने का प्रयास किया जाए कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चंस की, जो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। जैसे इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कैसे हमारा संविधान बना, किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संविधान बना, उसमें जो विभिन्न आपके एक्ट बनाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आपका शुरू होगा, वहां से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है, इन पूरे चरण में क्या क्या एक्ट की क्या क्या भूमिका है, इसका क्या महत्व है, और संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा किस अधिनियम की भूमिका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस तरह से समझते हुए हम लोग देखेंगे कि कौन सा आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है और किससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। साथ ही साथ में यह भी देखना है कि इसमें संशोधन की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल ढांचे की भी बात कही गई, बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात कही गई है। तो इसी में आपको केशवानंदन भारती का जो केस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है। इस पे जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है वो यही आपकी रहती है कि कैन पार्लियामेंट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन कर सकता है। कमेंट या आपके क्रिटिकली एग्जामिन, इस पे टिप्पणी करिए या इसका समालोचनात्मक विश्लेषण करिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर पे एक सवाल आपका बन सकता है कि क्या हमारा जो संसद है संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकता है, या जो अभी बार बार आपके यहाँ पे सवाल उठता है और संसद में भी बहस होता है कि ये जो शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना से, जो आपके 2 शब्द जोड़े गए हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, इनको क्या निकाल दिया जाए प्रस्तावना से। तो ये भी सवाल आपके बनने की संभावना रहेगी।
फिर जो दूसरा आपका इसमें मेजर सेक्शन है संघीय ढांचे के संबंध में आपका है, जिसमें आप देखिएगा कि संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के क्या कर्तव्य हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपका आगे बढ़ता है, कैसे सहकारिता संघवाद आगे बढ़ता है, कैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आगे बढ़ता है, कैसे प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद आगे बढ़ता है। कभी कभी आप देखिएगा कि केंद्र और राज्य में विवाद भी उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कॉम्बेटिव फेडरलिज्म आप बोलते हैं, जिसमें विवादास्पद आपके कहा जाएगा कि संघवाद होता है, जिसमें केंद्र और राज्य आपस में विरोधाभास में खड़े हो जाते हैं कई बार। तो जो हमारी चुनौतियां हैं संघीय ढांचे को लेके, इसके संदर्भ में और कैसे इन शक्तियों का विभाजन होता है, इसके संदर्भ में सवाल बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसमें जो मेजर आप देख सकते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर में सवाल बनने की संभावना आपके है, वो नया फाइनेंस कमीशन जो 16वां वित्त आयोग आपका बन रहा है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसपे वो पैसे स्थानांतरण करने की बात कहा है, उसको एक बार एनालिसिस किया जाएगा, जो करंट से रिलेटेड आपका सवाल बनने की पॉसिबिलिटी रहेगा, तो उसको समझा जाएगा। और कैसे हमारे संघीय ढांचे में परिवर्तन आ रहा है, कैसे एक दल का बहुमत बढ़ रहा है, या कैसे जो क्षेत्रीय दल है वो अपने अस्मिता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब भी आप देखिएगा इसमें। फिर अगला जो सेक्शन आपका है शक्तियों का पृथक्करण, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स आपके हैं, कैसे इनके बीच में आपके समस्या निवारण तंत्र बनाया गया है और कौन कौन सी संस्थाएं हैं। जैसे इसी के अंदर आप देखिएगा कि जो शक्तियों का विभाजन है ये बड़े सारे जगहों पे बताया गया है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में कैसे शक्तियों का विभाजन आपके पृथक्करण किया गया है, ये बात आपको देखने को मिलेगा, कैसे सेपरेट किया गया है। जैसे इसी में आप आर्टिकल 120 पढ़िएगा, इसी में आर्टिकल 121 पढ़िएगा, इसी में आप पढ़िएगा इंटर स्टेट काउंसिल, इसी में आप देखिएगा जोनल काउंसिल, इसी में आप देखिएगा जो आपके नीति आयोग का कंसेप्ट है। ऐसे संस्थाएं जो केंद्र राज्य संबंध को बनाती हैं और जो उनके समस्या समाधान में काम आती हैं, इनके बारे में आपको देखना है। तो ये सब बातें आपकी हैं कि शक्तियों का पृथक्करण कैसे आपका होगा, कैसे इनके समस्या का समाधान किया जाएगा, और सबसे ऊपर जो शक्तियों के पृथक्करण और केंद्र राज्य के संबंधों को समझाने के लिए और जो आपके समस्या निवारण तंत्र के लिए बनाई गई हैं, वो हमारे कोर्ट सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर आप देखिएगा ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, खासकर अधिकरण बनाए गए हैं। ये अधिकरण समस्या निवारण तंत्र के लिए बनाए गए हैं। फिर अगला सेक्शन अगर आप देखिएगा तो इसमें आपके भारत के संविधान की तुलना विभिन्न संविधानों से करने की बात कही गई है। विशेषकर इसमें 4 संविधान आपके महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूएसए का एक संविधान जिसको बुलाता है फादर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 ऐसे आपके संविधान हैं जिनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व का जो आपका संविधान है लगभग इन्हीं के कुछ आपके अस्तित्वों को लेके, इन्हीं के अंशों को लेके बनाया गया, इन्हीं के ढांचों को लेके बनाया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान क्या कहता है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसको फादर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, ये मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्चुअली में संविधान की नींव अगर आप देखिएगा तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही रखी जाती है। तो यहां से आप देखिएगा कि भारत के संविधान की तुलना इन संविधानों से कैसे की जाएगी, कैसे उनके विशेष जो आपकी बातें हैं उनको हमने अपनाया है, क्या क्या उनके महत्वपूर्ण लक्षण हमने अपनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर अगला सेक्शन आपका है विधायिका, जिसमें संसद और राज्य विधायिकाओं की बात कही गई है, इनके ढांचे, इनके कार्यकाल, इनके व्यवसाय को कैसे चलाया जाता है, इनकी शक्तियां क्या है, प्राधिकार क्या है, कैसे ये कार्य करते हैं। इसमें जो सवाल बनने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी वो अगेन आप देख रहे हैं कि अभी स्पीकर को हटाने का प्रयास किया गया है, लोकसभा के स्पीकर को, इस पे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 6 सांसद टूट के चले गए हैं आपके बीजेपी में, तो यहाँ पे फिर एंटी डिफेक्शन लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंस आपका रहेगा, दल बदल अधिनियम का बहुत महत्वपूर्ण आपका भूमिका रहेगा।
फिर इसी में आप देखते हैं कि कई अभी आपके हाई कोर्ट के जज साहब हैं जिनके घर पे बड़े सारे जले हुए नोट पकड़े गए, उनको रिमूव करने का प्रोसेस आपका है। तो वो आप जुडिशरी में है लेकिन पार्लियामेंट ही इसका रोल प्ले करता है। तो ऐसे कुछ सवाल जो करंट से रिलेटेड आपके बन सकते हैं उनको देखने का प्रयास किया जाएगा। इसमें संसद कैसे कार्य करता है, संसद का ढांचा क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या क्या संसद के आपके सांसदों के विशेषाधिकार हैं, इनसे क्या मुद्दे उठते हैं, ये सब सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेजर आपका सेक्शन है। फिर अगला सेक्शन है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें आप देखिएगा कि हमारे न्यायपालिका का क्या संरचना है, कैसे काम करता है। सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े महत्वपूर्ण कुछ बातें आपकी हमेशा सवाल बनने की संभावना रखती हैं, एक न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म और दूसरा आप देखिएगा जुडिशियल रिव्यू, आपके दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमेशा सवाल बनने की संभावना रखते हैं कि न्यायिक सक्रियता कैसे आपके उच्चतम न्यायालय न्यायिक सक्रियता की भूमिका को निभाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड टू जुडिशियल टायरनी, न्यायिक सक्रियता न्यायिक आपके कहा जाएगा कि तानाशाही में बदल सकता है, या संविधान के आपके एक तरह से संसद द्वारा बनाए गए नियमों को या कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना ही न्यायिक आपके कहा जाएगा कि यहाँ पे समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, कैसे होता है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, किस आपके एक तरह से केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया, तो वो सब बातें आप यहाँ पे देखिएगा। फिर यहाँ पे मंत्रालय और विभाग जो सरकारों के हैं, दबाव समूह कैसे काम करते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या है, इनका आपके राज्य व्यवस्था में क्या भूमिका है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे दबाव समूह बड़े ज्यादा आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके राजनीति में। दबाव समूह राजनीतिक दल को और कार्यपालिका के ऊपर दबाव डालते हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। यह भी संभावना है कि दबाव समूह जब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो किसी राजनीतिक दल का रूप ले ले। यह भी संभावना है कि जब कोई राजनीतिक दल बहुत ज्यादा शक्तिहीन हो जाए तो दबाव समूह में परिवर्तित हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो अन्ना हजारे की टीम थी, एक दबाव समूह के रूप में आई, लेकिन बाद में उसी से एक पॉलिटिकल पार्टी आपके निकल के सामने आ रही है जिसको आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं। तो ऐसे अगर आप देखिएगा कि वेस्टर्न यूपी में जो आपके किसानों के समूह थे, और इसके पहले जो आप देखिएगा कि अजीत सिंह और उनके जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रभाव था वो राजनीतिक दल में काफी था, लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव कम होना शुरू हुआ अब वो राजनीतिक दल के बजाय एक दबाव समूह में परिवर्तित हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कई बार राजनीतिक दल दबाव समूह का रूप ले लेते हैं या दबाव समूह राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। हालांकि इसमें स्पष्ट अंतर है, जब इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा तो अंतर समझने का प्रयास किया जाएगा। फिर आरपीए एक्ट आपको देखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये महत्वपूर्ण है, किन किन बातों पे सांसदों को निर्भर किया जा सकता है, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, वो आरपीए एक्ट में आपका बताया गया है। तो जब आर्टिकल 102 पढ़िएगा आप सांसदों के निर्भरता के संबंध में, तो 8 बातें हैं आरपीए के अंदर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत जिसके अंदर सांसदों को निर्भर किया जा सकता है, वो देखा जाएगा। फिर संवैधानिक निकाय और उनके क्या महत्व हैं, किस तरह से संवैधानिक निकायों की नियुक्ति होती है और कैसे इनको हटाया जाता है। तो इसमें बड़े सारे संवैधानिक निकाय आप देखिएगा। संवैधानिक निकाय जैसे आप इसमें देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन, जैसे सीएजी, जैसे फाइनेंस कमीशन, जैसे आपका एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे बड़े सारे संवैधानिक निकाय हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब, ये सब संवैधानिक निकाय हैं जिसके संदर्भ में आपसे सवाल बन सकता है। इसको समझने का प्रयास एक बार किया जाएगा। फिर अगला जो सेक्शन आप देखिएगा, ये आपके सांविधिक और विनियामक संस्थाएं हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी। ये क्या करते हैं, ये रूल प्लेइंग फील्ड इस्टेब्लिश करते हैं। ये पूरे भारत में नियम की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, नियमन करने का प्रयास करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारा बाजार है ये सही से काम करे।
इसमें प्रतिस्पर्धा के नाम पे कोई शक्ति का दुरुपयोग ना करे, अपने एकाधिकार का यहाँ पे प्रभाव ना बनाए, कंपटीशन को रेगुलेट करना, मार्केट को फ्री और फेयर रखना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को ओपन रखना, कोई भी कभी भी आपके मार्केट में कोई नया प्लेयर आए तो वो एंट्री कर सकता है, जब चाहे वो एग्जिट कर सकता है। तो ये मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और बड़े सारे क्षेत्रों में नियमन करने के लिए इन संस्थाओं को बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट में आपके जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ट्राई टेलीकॉम अथॉरिटी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी आपका बनाया गया है। तो सेबी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल आपका है। तो कई सारे क्षेत्रों में इनको बनाया गया है। ये संविधान के अगर आप बात करिएगा तो 323A और 323B अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 से इनको जोड़ा गया। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं, ना तो ये पूरी तरह से कार्यपालिका के स्वरूप में आती हैं, ना तो पूरी तरह से विधायिका के स्वरूप में आती हैं, ना तो पूरी तरह से न्यायपालिका के स्वरूप में आती हैं। इसीलिए इनके साथ एक शब्द जुड़ता है क्वासाई, क्वासाई एग्जीक्यूटिव, क्वासाई लेजिस्लेटिव, क्वासाई जुडिशियल, अर्ध न्यायिक, अर्ध विधायी, अर्ध कार्यकारी, इनके साथ शब्द जुड़ता है। तो ये बात आप देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज आपका है। फिर सरकार की नीतियां क्या है। अब आप इस बात को देखिएगा कि यहाँ पे जब आपके सवाल बनेंगे तो हरियाणा के स्पेसिफिक जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो कैसे आपके हरियाणा में उत्थान कर रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या आपकी नीतियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या नीतियां हैं, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या नीतियां हैं, कैसे सबका समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब चीजों को समझने के लिए ये आपका सरकारी नीतियां होती हैं। तो राज्य स्तर पे कुछ प्रमुख नीतियां और केंद्र स्तर की जो प्रमुख नीतियां हैं उनको यहाँ पे समझा जाएगा, कैसे ये विभिन्न क्षेत्रों में आपके हैं, कैसे इनका क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन में क्या समस्याएं हैं, इंप्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो देखा जाएगा। फिर विकास उद्योग, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, जिसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, कई सारे समूह हो गए, डोनर एजेंसीज हो गए, चैरिटीज हो गए, कैसे काम करते हैं, क्या इनकी कमियां हैं। जैसे आप देखिएगा इसमें बड़े सारे विवाद आपके उत्पन्न होते हैं, और वो किस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं। FCRA के अंदर पिछले कई सालों में सरकारों ने, केंद्र सरकार ने 20,000 आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की मान्यता को रद्द कर दिया है। और होम मिनिस्ट्री का बार बार रिपोर्ट है कि जितनी भी संस्थाएं हैं जो NGOs के रूप में काम कर रहे हैं, ये भारत के विरोध में काम करती हैं। विशेषकर ये धर्म परिवर्तन करवा रही हैं, रिलीजन चेंज करवा रही हैं, धर्म परिवर्तन करवा रही हैं, एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, विकास के विरोध में खड़े हो जाते हैं, सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा कि कई बार ये भारत की अखंडता और एकता को भी चुनौती दे रहे हैं। तो इनकी फंडिंग बाहर से होती है और फंडिंग लेके ये सरकारी विरोधी काम आपके करते हैं। इन सब चीजों को भी रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो विदेशी आपके एक तरह से आपका जो पैसा अनुदान है उसके नियमन अधिनियम है, विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम FCRA के अंदर इन सबों को रेगुलेट किया जाता है। तो ये मेजर भूमिका आपकी है। फिर कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, जो आपके ये सोशल जस्टिस का सेक्शन आप देख सकते हैं। दीज आर द सेक्शंस ऑफ सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी योजनाएं, आपके सामाजिक सेवाएं और गरीबी और भूखमरी। तो ये जो आपके सेक्शंस हैं ये सोशल जस्टिस से हैं। सरकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं कौन सी हैं जो हमारे यहाँ पे पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए आपके काम कर रही हैं। कैसे सामाजिक सेवाओं का उपयोग करके हम स्वास्थ्य का सुधार कर रहे हैं, शिक्षा का सुधार कर रहे हैं, मानव संसाधन के कौशल को कैसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे भूखमरी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब आपके मुद्दे क्या क्या हैं जो इनसे उत्पन्न हो रहे हैं।
ये सब बातें आपको देखना है। फिर सुशासन आप देखिएगा, आपके गवर्नेंस का एक मेजर सेक्शन है। गवर्नेंस अगर आप देखिएगा तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हमारे यहाँ पे पारदर्शिता और हमारे एक तरह से देखिएगा कि कैसे उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें ई शासन क्या है, उनके एप्लीकेशंस कैसे कैसे हैं, ई शासन आपके काम को कैसे सुधार कर रहा है, कैसे आपके ई शासन का उपयोग हरियाणा अपने सेवाओं में कर रहा है, कैसे वहां पे डिजिटल स्कीम्स का प्रसार हो रहा है, कैसे डिजिटल स्कीम से हरियाणा के लोगों को फायदा हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार को इससे कम किया जा रहा है, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं कि जिस चीज में हरियाणा आपके ई गवर्नेंस को लगाने में सफल नहीं हो पा रहा है, ऐसे सवाल बनने की संभावना आपकी रहेगी। नागरिक चार्टर क्या होता है, कैसे ये पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, कैसे उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है, हरियाणा के अंदर कौन कौन से उद्योग, कौन कौन से आपके सरकारी संस्थाएं हैं जो सिटीजन चार्टर में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, वो सब बातें आप देख सकते हैं। फिर अगेन बहुत महत्वपूर्ण आपका काम एक टॉपिक है जो लोक सेवक की भूमिका प्रजातंत्र में क्या है। तो लोक सेवक की जो भूमिका प्रजातंत्र में है उसका क्या भूमिका है, कैसे प्रजातंत्र को बढ़ा सकता है लोक सेवक, जो सिविल सर्विसेज है कैसे प्रजातंत्र को बढ़ा सकता है, कैसे प्रजातंत्र को बर्बाद भी कर सकता है, ये भी सवाल बन सकता है। हाउ सिविल सर्विसेज कैन मार डेमोक्रेसी एंड हाउ सिविल सर्विसेज कैन बेटर डेमोक्रेसी। तो कैसे प्रजातंत्र को बढ़ा सकता है, कैसे प्रजातंत्र को बर्बाद कर सकता है, ये भी बात आप देख सकते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो जाए, अगर आपके लोकतंत्र का नौकरशाहीकरण हो जाए तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो ये बात आप देख सकते हैं कि जो नौकरशाही की भूमिका आपके प्रजातंत्र में क्या है, अगर ये ना रहे तो आप देखिएगा कि पूरी तरह से हमारे देश में सारी सेवाओं का राजनीतिकरण हो सकता है। सरदार पटेल ने कहा था कि जो संस्थाएं हैं आपके अखिल भारतीय सेवाएं की, अगर ये नहीं होती तो आज भारत जो आप अखंड देख रहे हैं, एक देख रहे हैं, 552 देशी रियासतों का एकीकरण देख रहे हैं, ये संभव नहीं होता। इन्हीं का देन है जिसकी वजह से आज भारत में 552 देशी रियासतें जुड़ी हुई हैं। तो ये बड़े ताकतवर शक्तिशाली संस्थाएं हैं जो भारत की अखंडता एकता को सुनिश्चित करती हैं, लेकिन साथ ही साथ में जब जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं तो कई बार ये राजनीति को पनपने नहीं देती हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को पनपने नहीं देती हैं, और जहां पे जमीनी प्रजातंत्र नहीं बढ़ेगा वहां पे प्रजातंत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उन सब बातों को देखा जाएगा। फिर अगला सेक्शन आपका आईआर है। आईआर में आप देख ही रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपका चल रहा है, और वो महत्वपूर्ण मुद्दा आपका ईरान और इजराइल वॉर, ईरान और इजराइल प्लस यूएस वॉर आपका है। तो उससे क्या क्या दुष्परिणाम आपके अर्थव्यवस्था पे हैं, तेल की क्या समस्याएं हैं, होमरुज के बंद होने की वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उत्पन्न हो गई हैं, भारत के दीर्घकालिक क्या क्या चुनौतियां हैं। तुरंत तो हम बहुत सारी चुनौतियों को झेल रहे हैं, बड़े सारे तेल के आपकी समस्याओं को हमने आपके मैनेज कर लिया, गैस की समस्याओं को मैनेज कर लिया। लंबे समय में कैसे मुद्रास्फीति को चुनौती दे सकता है, इन्फ्लेशन को चुनौती दे सकता है, कैसे भारत का इसमें जो अस्तित्व है उस पर भी चुनौती हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईरान के एक जहाज को भारत के सीमा के क्षेत्र के आसपास मार दिया गया, जबकि वो भारत पे एक फ्रेंडली विजिट पे आया था। तो इससे भारत की जो साख है वो भी खत्म हो रही है। तो ये सब कुछ मुद्दे आपके बनेंगे जो आप देख सकते हैं आईआर में, भारत और उसके सहयोगी देश। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में यूक्रेन और रसिया का जो वार है काफी पुराना हो चुका है। तो एक तरह से कई सारे देशों से हमने एफटीए किया है, अभी यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, न्यूजीलैंड से किया है, तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं वो सब आप देख सकते हैं ग्लोबल ग्रुपिंग्स के अंदर। फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट एंड डायस्पोरा। तो ये भी आपका है कि भारत के जो लोग विदेश में रहते हैं उनका क्या भारत में कंट्रीब्यूशन है, कैसे भारत की साख को बढ़ा रहे हैं, कैसे वो आपके जो कहा जाएगा कि गुडविल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपके इनफॉर्मल चैनल को कैसे मजबूत किया जाता है, वो सब आपके हैं। तो ये सारा सेक्शन आपका जो रहेगा जीएस पेपर 2 का, ये टॉपिक वाइज के साथ साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनको डिस्कस किया जाएगा।
इसमें केवल क्वेश्चन से डिस्कस नहीं होंगे, मेंटरशिप पूरी तरह से रहेगा, पर्सनल अटेंशन रहेगा और कहीं पे भी कोई आपको डाउट रहेगा उसको क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मेजर क्रैश कोर्स है वो लगभग आपके स्टिपुलेटेड टाइम में इसको कंप्लीट किया जाएगा। जैसे जीएस पेपर 3 है, शुभम सर करवाएंगे और जीएस पेपर 4 अंकित सर आपके करवाएंगे। तो ये जीएस पेपर 3 है। जीएस पेपर 4 में कुछ सेक्शंस में आपके जहां पे आपके सिविल सर्विसेज का आपका रोल प्ले है, उसमें मेरा भी आपका थोड़ा भूमिका रहेगा पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज में, क्योंकि ये टॉपिक आपके लोक प्रशासन के साथ साथ आपके पॉलिटी के सेक्शन, गवर्नेंस के सेक्शन से भी मिलता है। तो जीएस पेपर 2 का आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है जल्दी ही, आप लोग इनरोल करा लीजिए और इस क्लासेज को अवेल करिए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक्स फॉर ऑल।